नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े हुए कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी कि लीगल हेल्पलाइन में हम आपको संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे, वो आपको संपत्ति से संबंधित जानकारी मुहैया करवाएंगे। साथ में संपत्ति से जुड़ी हुई कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। भारतीय न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में से कम 2/3 संपत्ति या संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से जुड़े हुए होते हैं। संपत्ति पर अक्सर परिवार के झगड़े होते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संपत्ति का मालिकाना हक एक मानव अधिकार है। संविधान अधिनियम 1978 में संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सभी हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों पर लागू होता है। ये उन पर भी लागू होता है जो इनमें से किसी भी धर्म को अपनाए हुए हों या फिर माँ बाप के शादी के बिना पैदा हुए हों। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भारतीय मुस्लिम और साथ ही ईसाइयों पर लागू नहीं होता, क्योंकि संपत्ति उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में कैसे मिलेगी, इसके लिए उनके निजी कानून है। और बताया जा रहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तब सवालों में आता है जब किसी हिंदू के बिना वसीयत छोड़े ही मौत हो जाती है और उसके बाद उत्तराधिकार कानून के नियमों पर निर्भर करता है। संपत्ति मामले पर आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे जी। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, लीगल हेल्पलाइन में। और साथ ही आपको बता दें कि संपत्ति से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी आज प्रमोद जी आपको देंगे। और अगर आपका संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। और इस बाबत आपको बता दें कि हमारा फोन नंबर है 7065013841 और साथ ही 8377009636। और यहाँ पर आपको बताएं कि जो सवाल सबसे बड़ा होता है संपत्ति से जुड़े हुए मसलों को लेकर, वो है संपत्ति विवाद से जुड़ी कानूनी जानकारी। तो संपत्ति से जुड़ी हुई जो कानूनी जानकारी है वो मुहैया होनी चाहिए। और इस बाबत आपको बता दें कि अगर आप संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो बाकायदा ये 2 नंबर हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये दोनों नंबर है 7065013841 और 8377009636। ये दोनों नंबर हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दोनों में से किसी एक नंबर को डायल कीजिए और संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ पर जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं कई बार सामने आती है और देखा जाए तो कोर्ट में ये मसला सालों साल खिंच जाता है। हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, और अगर है तो फिर ये किस तरीके से, इसमें कौन से दाव पेच होते हैं, कौन सी कानूनी प्रक्रिया होती है? देखिए गीता जी, मैं आपको बता कि जहां तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उनके 2 आर्टिकल बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं इस संपत्ति से। एक है आर्टिकल 19(1)(f और दूसरा जो आर्टिकल है आर्टिकल 31। तो 91(f) जो है वो भारत के हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 19(1)(f। और दूसरा आर्टिकल 31 जो है उसमें कहता है कि जो कोई भी पर्सन जो है उसको आप उसके संपत्ति से अलग वंचित नहीं कर सकते हैं बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लागू किए हुए। तो ये आपकी संपत्ति की जो अधिकार है वो 100% कानूनन अधिकार है। आप इसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। और उसके जो दावपेच जो है वो आप खासकर हिंदू जो रिलीजन है उसमें जो देखा जाता है उसको हिंदू सेक्शन 1 से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें होती है जिसके आधार पर संपत्ति में जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार 2 होती है। एक होती है कि आपने एक संपत्ति को एक्वायर किया है, इसको आप तो कहते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आपने उसको खुद एक्वायर किया। और दूसरी एक होती है जो पैतृक संपत्ति है या आपके जो भी प्रेडिसेसर है उनके संपत्ति में आपकी क्या अधिकार होंगे। तो ये 2 तरह की जो है संपत्ति होती है।
और उस संपत्ति में जो है आप अपना अधिकार देख सकते ठीक है। हैं। संपत्ति जो बिल्कुल, होती है, इससे पहले कि आप अपनी बात आगे बढ़ाए प्रभु जी, यहाँ पे हमारे एक दर्शक है शालिनी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास कोई प्रश्न है। शालिनी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मेरा अपना खुद का मकान है, लेकिन मेरे हस्बैंड 20 साल से काम नहीं करते। जी, सवाल मेरा पूछिए। छोटा बेटा मेरे पास अब 4 साल से मेरे साथ रह रहा है। तो जब बिजली का बिल आता है तो हमारी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेरे पास इतनी कंडीशन नहीं है कि हम बिजली का बिल भर, तो मैं किससे खर्चा लूँ? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, वो जितना हेल्प कर सकती है करती है। दूसरे बेटे की कंडीशन ठीक नहीं है। छोटा बच्चा मेरे साथ रहता है, वो भी हेल्प करता था, वो हेल्प करता नहीं है। मैं क्या करूँ? जी, वैसे तो शालिनी जी का सवाल, हाँ जी प्रभु जी। शालिनी जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी जो है वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। जो हम आपको एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस कर आपके प्रॉपर्टी परचेज उसमें आपका अधिकार है। कोई अधिकार नहीं है जब तक आप उनको अपना मालिकाना हक नहीं दें। जहां तक बिजली के बिल का सवाल है, ये आपके और आपके हस्बैंड की जो है इंटरनल जो है आपकी जो है तालमेल पे डिपेंड करती है। उसमें आप अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, आपके हस्बैंड जो है वहां पर एक टेनेंट नहीं है, एक लाइसेंसी नहीं है, आपके हस्बैंड पति के रूप में रह रहे हैं। तो उसमें जो है आपके और हस्बैंड दोनों की तालमेल से ही आप बिजली के बिल दे सकती है। संपत्ति जहां तक है, संपत्ति अगर आपने खरीदी है, संपत्ति आपकी। बिल्कुल, चलिए, उम्मीद है कि शालिनी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन यहाँ पे प्रमोद जी, अगर देखा जाए कि प्रोसीजर की बात की जाए तो ऐसे में राइट टू प्रॉपर्टी में आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या शामिल होता है, किन चीजों पर खासतौर पर फोकस किया जाता है जब प्रॉपर्टी की बात होती है, राइट टू प्रॉपर्टी की? जो प्रॉपर्टी होती है उसको अगर हिंदी में लेकर चले आप तो संपत्ति कहते हैं उसको। जी, संपत्ति जो होती है दो होती है, एक चल संपत्ति होती है, एक अचल संपत्ति होती है। उसको इंग्लिश में हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं जैसे जमीन हो गया, आपके मकान हो गए, फैक्ट्री हो गए, तो ये सब जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ से उठाकर आप दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। जैसे बैंक में पैसे हुए, घर पे पैसे हुए, सोना चांदी हुए, शेयर ट्रांसफर हुए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, और आपके पेड़ है, पेड़ को आप काट कर अलग कर सकते हैं। तो जिस चीज को आप अलग कर सकते हैं वो मूवेबल होता है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते वो इमूवेबल होता है। इसकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब इस दोनों प्रॉपर्टी का जो विभाजन होता है वो कानूनन होता है, और एक देखना होता है कि कौन सी कानून आपके ऊपर जो है अप्लीकेबल होती है। उस कानून के अनुसार आप जो है अपना अधिकार, राइट क्लेम करते हैं और आपके राइट मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इनसाइड फैमिली इसको एक मसौदा तैयार करके आप बंटवारा करते हैं या आप अदालत में जाते हैं, क्योंकि हाल में, और एक कानून बहुत पुरानी कानून है जी बिल्कुल। जी प्रभु जी, यहाँ पे अनबारुल बिहार से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी प्रश्न सुन लेते हैं, उसके बाद अपन जवाब आगे बढ़ेगा। जी अनबारुल जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी मैं अनबारुल बोल रहा हूँ, बिहार से, अररिया जिला से। जी अनबारुल, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये है सर कि मेरा एक प्रॉपर्टी मेरे दादाजी ने खरीदा था 1950 में। तो 50 में एक भरना टाइप का था, भरना लिया हुआ था, तो 57 में रजिस्ट्री करवा लिया। तो उसके बाद अभी के पीरियड में उनके जो, जिनसे मेरे दादाजी ने रजिस्ट्री करवाई जमीन, तो उनके जो वारिस हैं उन्होंने दीवानी कर दी है कि आज मेरे नोटिस आया, तो मैंने नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। इससे क्या होगा? आपके दादाजी ने पहले बयाना दिया, बाद में जमीन की रजिस्ट्री करा ली और 57 में रजिस्ट्री करवा ली। जी बिल्कुल। आपके पिताजी है कि नहीं है? जी नहीं, मेरे पिताजी डेथ कर गए। तो आपके दादाजी से जितने वारिस होंगे उन वारिसों का पूरा अधिकार होगा
अगर आपने आपके दादाजी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ रखी हो, अगर कोई वसीयत है तो फिर ऐसे कानून आपकी है, लॉ और इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके अनुसार जो है आपको उसमें अधिकार मिलेगा। जी, आप अधिकार बनता है उसमें। ये दीवानी कर दिया सर। दीवानी केस होगी, फौजदारी तो होगी नहीं। अगर आप मारपीट करेंगे तो फौजदारी होगी। जमीन जायदाद से जुड़ी हुई जितने मुकदमे होते हैं वो दीवानी होते हैं। तो दीवानी होगा, दीवानी में अदालत आपके जो है सारे पहलू को विचार करते हुए अपना न्याय देगी और आप उनके वारिस हैं, आपको मिलेगा। चलिए, उम्मीद है कि अनबारुल जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे प्रमोद जी, एक सवाल और अक्सर देखने को मिलता है और बहुत ही, चलिए यहाँ पे शक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी दर्शक देहरादून से। शक्ति, पूछिए, क्या पूछना है आपको? नमस्कार सर, मेरे को एक प्रश्न पूछना था प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये प्रश्न पूछना है कि जैसे कोई किसी जगह पर रह रहा है करीब 20, 25, 30 साल से, तो उस जगह पर उसकी आर्थिक मालिकाना कब हो जाता है क्या? जैसे कोई डोनेट कर देता है किसी को वो जगह, तो उसके हिसाब से आप बता दीजिए कि मतलब क्या रहता है इसमें। नहीं, फिर से एक बार और आप पूछिए शक्ति जी, आपके सवाल ठीक से नहीं आ रहे हैं। शक्ति, थोड़ा सा तेज आवाज में बोलिए, जरा सवाल पूछिए अपना ठीक से। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रहा था त्रिपाठी मैम, ये जो हम किसी जगह पर रहते हैं ना, पिछले करीब 20, 25, 30, 40 सालों से किसी जगह पर हम रह रहे हैं, तो उस जगह पे मालिकाना हक किसका होता है? मतलब जो रह रहा है उसका होता है, या फिर मतलब रेंट पे जो नहीं है मगर ये डोनेटेड किया हुआ प्रॉपर्टी है, दान किया हुआ है पहले के जमाने में? मैं समझ गया आपकी बात को। शक्ति जी, आप पहले देखना पड़ेगा कि आप किस हैसियत से उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। आप क्या उसके किराएदार हैं, टेनेंट है, लाइसेंसी है, या आप ट्रेस पासर है, आप गलत ढंग से उस पर कब्जा करके रहे। अगर आप किराएदार हैं तो आपका स्टेटस जो है किराएदार का होगा, चाहे आप 30 साल से रह रहे हो या उससे ज्यादा से रह रहे हो। अगर आप लाइसेंसी है तो जो मालिक है उसका वो आपका उसकी जब चाहे आपको नोटिस देकर कैंसिल कर सकता है और आपसे मकान खाली करा सकता है। तीसरा चीज ये है कि आप कानून ये है कि जो आदमी जो है सही मामले में जो मालिक है पहले उसका अधिकार है, लेकिन एक चीज यहाँ पर आ जाती है कि आप लगातार 11 साल से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी में है, करने का किसी ने कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि ये संपत्ति मेरी है आप खाली करो। 11 साल तक किसी ने अपना मालिकाना हक उससे नहीं दिखाया, तो एक शब्द होता है एडवर्स पोजीशन। एडवर्स पोजीशन में आप उसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन अगर 11 साल के भीतर किसी ने भी आपसे विवाद खड़ा कर दिया कि मैं इसका मालिक हूं और आप खाली करो या आपको नहीं रहना है, तो फिर आपका कोई उसमें अधिकार नहीं रहता है। एक मुकदमा चलेगा और किस टर्म्स कंडीशन पर आप उस मकान में रहते हैं न्यायालय उसको देखेगी। जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन और साथ ही यहाँ पे संपत्ति से संबंधित जानकारी और कानूनी दावपेचों के बारे में जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता प्रमोद जी। प्रमोद जी, एक बहुत ही सामान्य सवाल उठता है कि शादी के बाद जो बेटी होती है, क्या उसके पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होता है या वो दावा कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि 2005 के पहले सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया, उसके बाद से सिचुएशन काफी चेंज कर गई है। अब आप जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये फीमेल है, ये मेल है, वो सारी चीजें अब नहीं रही एग्जिस्टेंस में। अब एक ही चीज लगा हुआ है कि औलाद, एक वर्ड है औलाद, चाहे वो या मेल शादी हो या शादी की नहीं हो, लड़की जो है 2005 के बाद वो पार्टनर है और जो बेटा होता है बेटे के बराबर उसकी राइट है और उसमें फादर की जो संपत्ति है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है
उसमें वो अपना उसका क्लेम है। और तो आपने सवाल पूछा, उसमें उन्होंने चेंज कर दिया। और जो मीनाक्षरा लॉ जो है, हमारे जो नॉर्थ इंडिया में हम मीनाक्षरा लॉ को फॉलो करते हैं हिंदू लॉ में, तो मीनाक्षरा लॉ से ही ये जो है कंडक्ट होता है। और लड़की जो है उसकी राइट जो है शादी के बाद उसकी राइट होगी, तो आप उसको डिक्लार नहीं कर सकते हैं। जी। सेक्शन 6 जो नया आया हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वहां से वो अपना राइट उसके ऊपर लेती है। और उस डॉटर को भी सेम शेयर अलॉट होगा जो कि सन को है। सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, उसमें उसका राइट बनता है और वो इंटाइटल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बेटे की प्रॉपर्टी की बात की जाए, बेटे की प्रॉपर्टी में माँ का कितना अधिकार होता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि आजकल देखा जाता है कि जो लिव इन कपल्स होते हैं उस दौरान अगर कोई बेबी आता है तो क्या उसका अधिकार रहता है जो लिव इन कपल्स की प्रॉपर्टी में? देखिए, दो चीजें हैं। पहले आपने बेटे की प्रॉपर्टी पूछी हमसे। बेटे की प्रॉपर्टी सेक्शन 15 सेक्शन 15 हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है उसको उस तरीके से हम उसको डील करते हैं। अब बेटा अगर जिंदा है तो उसमें माँ का कोई राइट नहीं है। लेकिन बेटा अगर मर जाता है तो सेक्शन 16 में के अनुसार जो जो लीगल एयर है उनको राइट मिलती है। और लीगल एयर में अगर उनके पास बेटा मर गया और उसके पीछे अपनी माँ को छोड़ गया और औलाद को छोड़ गया, तो माँ का भी इक्वल राइट होगा जो कि औलाद का राइट होगा। ठीक है, माँ का भी उसमें राइट है। फर्स्ट में उसका राइट है सन, डॉटर और मदर, इनकी जो है राइट है। जी चलिए, यानी कि अगर देखा जाए तो जी। दूसरा आपने सवाल पूछा लिव इन रिलेशन में। हाँ जी। आजकल लिव इन रिलेशन पे जो है, दरअसल पहले हमारे जो एक्ट है वो एक्ट में तो कभी लिव इन रिलेशन जो है उन्होंने सोचा नहीं था और ना ही उन्होंने उस पर कोई कानून पास किया। ये जितनी चीजें आई हैं वो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं तो आपका भी वही अधिकार होगा। और आपसे अगर जो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे का भी अधिकार होगा। क्योंकि पहले भी एक कानून था कि वाइफ जो है, अगर एक वाइफ जिंदा है और उसके रहते हुए अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं तो आपकी सेकंड मैरिज जो है, दूसरी शादी अवैध है। लेकिन बच्चे अवैध नहीं है जी। बच्चे पैदा हुए उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आप उनको डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। बच्चे बच्चे होते हैं। तो लिव इन रिलेशन में जो है उसमें राइट आ गई है। और सेक्शन 125 सीआरपीसी में अब नया डिवॉल्व करके इन्होंने है कि वो अपना मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। जी, यानी कि बिल्कुल, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों का भी अधिकार होता है। और खास तौर पे जो अधिकार की बात है, अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई कपल है तो उस दौरान अगर बच्चा है तो उसका अधिकार लिव इन कपल्स की प्रॉपर्टी में बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए और उसके साथ साथ ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध करवाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़ी रहिए एपीएन के साथ।